कि कश्मीर का एजेंडा फिर वर्ल्ड मैप पर आ गया। रेड लाइन उसे नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी, वो उसने क्रॉस कर दी। राइट नो, बट हमें तैयार रहना चाहिए और तैयार रहना सर, पड़ेगा। इंडिया को सीज फायर पे किस चीज़ ने मजबूर कर दिया? असल में इन 4 दिनों में इंडिया को वो शॉक मिला जिसकी इंडिया को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पहले दिन इंडिया ने अटैक किया। इंडिया के अपने 5 से 6 टॉप क्लास जहाज पाकिस्तान ने शूट कर दी, जिसमें 3 राफेल शामिल थे। राफेल आप जानते हैं कि दुनिया का टॉप का जहाज़ है, और मज़े की बात है कि ये आज तक कॉम्बैट में गिरा नहीं है। ये पहली दफ़ा है कि राफेल गिरा और 3 राफेल गिरे हैं। तो पहले दिन ये झटका मिला। इस झटके से निकलने के लिए उन्होंने छोटा सा एक ऑपरेशन पॉज लिया, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर बहुत सारे ड्रोन अटैक्स कर दिए, ड्रोन्स भेज दिए। और अगेन ये दुनिया के टॉप के ड्रोन थे, मेड इन इसराइल थे। दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजीज हैं इसराइल के पास। हमने 77 ड्रोन जो गिरा दिए, चंद एक शायद वापस चले गए होंगे। तो ये दूसरे दिन फिर एक शॉक मिल गया। उसके बाद इंडिया ने रेड लाइन उसे नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी, वो उसने क्रॉस कर दी। और रेड लाइन थी कि क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर जाके उसने पाकिस्तान एयर बेसिस पर मिसाइल अटैक कर दिया। ये वो स्टेज आ गई थी जहाँ पे पाकिस्तान ने कहा था कि हम अपना राइट टू रिटेलिएट महफूज रखते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे पाकिस्तान ने फैसला किया कि अभी वो वक्त आ गया कि हमें रिटेलिएट करना है। सो इसके बाद जो ऑपरेशन आया उसका नाम है बुनियानुल मरसूस। तो बुनियानुल मरसूस में जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो इंडिया को वो जैसे कहते हैं कि लग समझ गई। पाकिस्तान ने इनसे 4 से 5 एयर बेसिस को इनफेक्टिव कर दिया। लेकिन उसके अलावा जो बड़ा डैमेज किया वो इनका जो S-400 सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको इन सिचू उड़ा दिया। ये एक बहुत बड़ा लॉस था। इसकी प्राइस कोई $1 बिलियन से ऊपर की है। दूसरा मेजर डैमेज जो किया वो एक ब्राह्मोस सिस्टम इनका उड़ा दिया। तो ये वो चीज़ें थी जो इंडिया के शायद ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। तो इतने होने के बाद इंडिया के सिस्टम में, थॉट प्रोसेस में शायद एक पैरालिसिस क्रीप इन कर गया। एंड ये भी पहली दफ़ा है कि उन्हें खुद जाके अमेरिका को कहना पड़ा कि जी सीज फायर कराएं। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान ने अटैक किए हैं 4 से 5 बेसिस पे या जितने भी बेसिस पे अटैक किए हैं, तो डेफिनेटली इसमें ग्राउंड एसेट्स को भी तो लॉस हुआ होगा ना? ये अटैक इतने सीवियर थे कि ये बेसिस इवन जंग के बाद भी चंद दिन तक ये ऑपरेशनल नहीं हुए, बिकॉज इस पे कोई फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, जबकि हमारी तरफ सब फ्लाइट फंक्शनल हो गई थी। अगले दिन ही सीज फायर के फ़ौरन बाद सारे बेसिस हमारे फंक्शनल थे। तो ये अटैक इतना सीवियर था कि इस पर डेफिनेटली एसेट डैमेज हुए होंगे, लेकिन उसकी खबर शायद नहीं आएगी। लेकिन हिस्ट्री में सारी चीज़ें खुल जाया करती हैं। इट विल टेक टाइम, बट वी विल नो कि डैमेजेस क्या हुए। मेरा ख्याल है काफ़ी डैमेजेस हुए होंगे। इस जंग के मुस्तकबिल पे क्या असरात होंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे मेरा ख्याल है हमें काफ़ी सोच विचार करनी पड़ेगी। इंडियंस भी कर रहे होंगे, लेकिन ये बड़े दूरस्थ नताइज छोड़ेगी मुस्तकबिल के ऊपर, ये जंग और इसका रिजल्ट और ये सीज फायर। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया वर्ल्ड पावर की ख्वाब देखता है, लेकिन हुआ यह है कि उसकी जो रीजनल पावर का स्टेटस है वही अंडरमाइन हो गया। वो बिल्कुल रीजनल पावर अपने आप को कहने के काबिल नहीं रहा। दूसरी बात यह है, इंडिया का बेसिक असूल डिप्लोमेसी का ये था कि हम बायलेटरल मसाइल बायलेटरली हल करेंगे। तो ये पहली दफ़ा कि मीडिएटर डाला है। हमारे लिए एक और बात ये होगी कि कश्मीर का एजेंडा फिर वर्ल्ड मैप पर आ गया, दुनिया की पॉलिटिक्स में कश्मीर फ्रंट पर आ गया। जबकि इंडिया की को दुनिया भी उतना सीरियस नहीं लेगी, लेकिन पाकिस्तान का स्टेटस आलमी मंजरनामे में पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और हमें एक वो ताकत के तौर पर माना जाएगा जो एक छोटी ताकत है, लेकिन ये कॉम्पिटेंट ताकत है, प्रोफेशनल ताकत है। लेकिन सारे में एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि इंडिया को ये इतना बड़ा शॉक मिला है कि इंडिया कुछ ना कुछ करेगा इस शॉक से निकलने के लिए। लिहाजा वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग इन द कमिंग डेज व्हेन आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू स्पेकुलेट राइट नाउ, बट हमें तैयार रहना चाहिए और तैयार रहना पड़ेगा।